Okay, beta. So today we'll start with the topic which is vectors. अब वेक्टर्स स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले एक क्वेश्चन आंसर करना है. उस क्वेश्चन के आंसर से ही हमें पता लगेगा कि वेक्टर्स क्या होते हैं. लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज if two forces of 10 Newton each are acting on an object, then what is the net force acting on the object? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. इससे ही आपका फिजिक्स का बेस बनेगा, राइट. बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर आपको अंडरस्टैंड करनी है और बिल्कुल अच्छे से समझना है सब. If two forces of 10 Newton each are acting on an object, then what is the net force acting on the object? Yes, can you answer this बेटा? क्या होगा इसका आंसर? सर 0. सर अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है तो 0. हाँ, अब देखो बेटा, आपने किसी ने 0 आंसर बोला, तो जिसने 0 आंसर बोला, आई थिंक अशनूर ने 0 बोला. बेटा 0 आंसर तो तब होगा ना अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी. तो आपने Yes, sir. इनको 20 ऑपोजिट सर. अपने आप. यस, अब देखो एक बच्चे ने आंसर दिया 20. तो क्वेश्चन आप बोलोगे सर इसका आंसर नहीं दे सकते हम. कब तक आंसर नहीं दे सकते? जब तक हमारे पास ये नहीं पता कि इन फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है. अगर तो बेटा ये फोर्सेस हुई ऐसे, सपोज द फोर्सेस आर लाइक दिस. अगर तो फोर्सेस ऐसे होंगी 10 न्यूटन 10 न्यूटन, तब तो आंसर आपका क्या आएगा? 20 न्यूटन. 20. बट अगर फोर्सेस हुई ऐसे 10 न्यूटन इधर एंड 10 न्यूटन इधर, तब आंसर आएगा 0, राइट. यानी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता. व्हाई? बिकॉज आपने बेटा इस फोर्स की डायरेक्शन नहीं बताई. तो जब तक डायरेक्शन नहीं पता, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे सकते, राइट. और थोड़ा सा और समझो, अगर तो ये सिचुएशन है आप इसका आंसर दे सकते हो 20 न्यूटन. अगर ये सिचुएशन है तब भी आप इसका आंसर दे सकते हो 0 न्यूटन. लेकिन अगर मान लेते हैं सिचुएशन ये हो, मान लो 10 न्यूटन इधर और 10 न्यूटन इधर, 60 डिग्री के एंगल. 10 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. अगर ये सिचुएशन हो तब आप इसका आंसर नहीं कर सकते. तो वेक्टर्स पढ़ने का बेसिक एम यही है कि हम ऐसी क्वांटिटीज को डील कर सकें जिनके साथ डायरेक्शन होती है. यानी डायरेक्शन के बिना उनको डील करना पॉसिबल ही नहीं है. जैसे ये सिचुएशन आई, अगर फोर्सेस का एंगल ये है यानी कि 0 डिग्री, यहां पर फोर्सेस कितने एंगल पे हैं? 0 डिग्री, तो वो ऐड हो रही है. अगर फोर्सेस 180 एंगल पे हैं, यानी कि जिसको आप बोल रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो रही है. तो आंसर यहाँ पे 0 आ गया, राइट. लेकिन अगर किसी और एंगल पे है, ये दोनों तो आपने इंट्यूशन से दे दिए आंसर, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? आज हमने इसी का आंसर निकालना सीखना है कि अगर दो फोर्सेस किसी एंगल पे हों तब उनका नेट इफेक्ट कितना आएगा. जैसे इसमें नेट इफेक्ट कितना आया है? 20 न्यूटन. इसमें नेट इफेक्ट कितना आया बेटा? 0. लेकिन इस केस में नेट इफेक्ट कितना आएगा वो हमने आज निकालना सीखना है. इसको नोट कर लो बेटा प्लीज. डन सर. बेटा नोट हो गया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर हाँ जी बेटा. सर सिर्फ क्वेश्चन ही नोट करना है अभी. हाँ, क्वेश्चन और ये भी नोट करना है बेटा, ये जो नीचे लिखा. ओके सर. बेटा आपको सिचुएशन क्लियर होगी? अक्षत बेटा, अरमान, दिव्यांश, यस सर.
सार्थक, तनिष, पार्थ, Yes. ओके गुड। अब हम ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या कहता है? A person starts running from his house and runs for 5 kilometers. Then he takes rest. And runs for another 5 kilometers. Find first part, total distance ran by him. Second part, his final distance from his house. ये क्वेश्चन है बेटा। A person starts running from his house and runs for 5 kilometers. Then he takes rest. उसके बाद he takes rest and runs for another 5 kilometers. Find first part है total distance ran by him. उसने कितना total distance run किया. Second, his final distance from his house. Yes, can we answer this? सर टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर। देखो फर्स्ट का आंसर हर कोई कर सकता है, सिंपल है। यस सर। 5 किलोमीटर पहले भागा, 5 किलोमीटर बाद में, तो टोटल कितना हो गया सर? 10 किलोमीटर। अब क्या हम सेकंड पार्ट का आंसर कर सकते हैं? नो सर। कैन वी आंसर द सेकंड पार्ट? नो सर Displacement है सर second part. डिस्प्लेसमेंट बता दो। चलो बेटा ये कर, नहीं बेटा नहीं, एक तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रेवल्ड में डिफरेंस होता है। अच्छा ध्यान से देखना बेटा, एक ऑब्जेक्ट ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मान लो 3 पे, तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? सर 3 है ना। अब इसको अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा? 3। जब डिस्टेंस बोलते हैं तो यही होता है बेटा। अब कोई बोले इसको डिस्प्लेसमेंट 3 है, वो भी ठीक है, लेकिन डिस्टेंस भी यहाँ पे 3 है, राइट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग होता है बेटा, डिस्टेंस अलग होता है। तो जब भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस देखना है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही देखा जाता है, राइट। समझो इसको, डिफरेंस समझो। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, इसमें ना यही चीजें समझने वाली हो। अब सपोज एक बंदा ओ से चला, यहां से स्टार्ट हुआ ऑब्जेक्ट, एक पर्सन ओ से चला, ए पे गया और बी पे आ गया। अब देखो बेटा ध्यान से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया? 5। ओ से गया यस सर। ए तक, फिर ए से बी पे आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 5 है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 3। डिस्प्लेसमेंट होगी 3, ठीक है। लेकिन अगर कोई बोले कि उसका फाइनल डिस्टेंस फ्रॉम ओ, ये क्या होगा? ये भी 3। ये भी 3 होगा ना। तो इसको थोड़ा कंफ्यूज मत करना बेटा। कई बच्चे सोचते हैं सर फाइनल पॉइंट को इनिशियल से ज्वाइन करते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक है, लेकिन उसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं बोल सकते। यस ये ठीक है। तो अब सुनो बेटा ध्यान से। अब सेकंड पार्ट इसने क्या बोला, वो अपने घर से कितनी दूर है ये पूछ रहा है। क्या हम इसका आंसर कर सकते हैं? कैन वी आंसर दिस? यस सर। नो सर। No sir. कैसे आंसर कर सकते हैं बताओ? सर इसमें तो बताया ही नहीं कि वो 5 किलोमीटर और आगे गया या 5 किलोमीटर वापस गया। यस बिल्कुल, यस सर। बिल्कुल, ऐसे ही सोचना है। अब कई बच्चे क्या कहते हैं, अब कई बच्चे बेटा, चलो आप लोगों ने अच्छा आंसर किया। कई बच्चे कहते हैं सर फाइनल डिस्टेंस फ्रॉम द हाउस 0। मैंने कहा क्यों? कहते सर वो 5 किलोमीटर गया और 5 किलोमीटर आया।
तो आपने अपनी मर्जी से कुछ मान लिया। तो बेटा अगर आप ऐसे करोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आएगी, यानी कि आपके पास बड़े प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स हैं, आप पहले से ही सोच के बैठे हो कि ऐसा हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। यस, प्रैक्टिकली शायद ऐसा होता है कई बार, लेकिन जरूरी नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे सकते, क्योंकि हो सकता है वो हाउस से ऐसे गया हो 5 किलोमीटर, फिर आगे 5 किलोमीटर और गया हो, ऐसे भी हो सकता है। तो उसका घर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? इस केस में उसका घर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। ये एक केस हो गया। बट हो सकता है वो घर से 5 ऐसे गया हो, देन 5 ऐसे भी गया हो, वापस आया हो, इस केस में कितना हो जाएगा? 0। और हो सकता है बेटा वो घर से चला हो ऐसे एंड देन फिर एक ऐसे 90 का टर्न ले लिया उसने, ये भी तो हो सकता है। इस केस में 5√2 आ जाएगा। Yes, sir. तो बेसिकली बेटा अगर आप थोड़ा समझो, प्रॉब्लम ये है कि हमें डायरेक्शन नहीं पता। सुनना बेटा ध्यान से, यहीं से आपको दो चीजों को अलग अलग करके देखना है। फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं, एक होती है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है बेटा जिसके साथ डील करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे ये फर्स्ट पार्ट, टोटल डिस्टेंस रैन बाय। जब डिस्टेंस की बात आती है तो आपको डायरेक्शन नहीं चाहिए, राइट? डिस्टेंस 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ही होने वाला है। लेकिन जब लोकेशन की बात आती है, डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स की बात आती है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि बेटा जब आप उसके साथ डील करते हो आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। जैसे बेटा पिछले क्वेश्चन में था 10 और 10 20 भी हो रहे थे और 10 और 10 0 भी हो रहे थे। जैसे यहाँ पे 5 और 5 10 भी हो सकते हैं और 5 और 5 0 भी हो सकते हैं। और देखो बेटा 5 और 5 7 भी हो सकते हैं। 5√2 हो गया ना बेटा, 5√2 7 हो जाएगा क्योंकि √2 1.4 होता है अप्रोक्सीमेटली। तो देखो 5 में 5 ऐड करके 10 भी आ रहा है, 5 में 5 ऐड करके 0 भी आ रहा है। कोई बोलेगा सर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नहीं, इसको भी एडिशन ही बोला जाता है। और यहाँ पे भी देखो 5 में 5 ऐड करके क्या आ रहा है? 5√2। बेटा यहाँ से अपनी डेवलपमेंट आपने थोड़ा सोचना है। तो यहाँ से हम वी आर इन ए कंडीशन टू डिफाइन व्हाट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है बेटा जिसमें जब उनके साथ डील करते हैं तो आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। डील करने का मतलब उनको जब ऐड करना है, उनका नेट इफेक्ट फाइंड करना है, तो आपको डायरेक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो डायरेक्शन के बिना ऐड होते हैं। इसके एग्जांपल क्या हो गए? एक तो डिस्टेंस हो गया, नंबर 2 एग्जांपल वर्क हो गया, नंबर 3 एग्जांपल एनर्जी हो गया। ये सारी स्केलर क्वांटिटीज है। स्पीड इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी हैं? जिनके साथ अगर आप डायरेक्शन नहीं लगाओगे तो वो इनकम्प्लीट है। जब तक आपने उनके साथ डायरेक्शन एसोसिएट नहीं की तो वो इनकम्प्लीट है एंड उनके साथ डील करना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा उसके एग्जाम्पल हो गए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। बेटा ये भी नोट कर लो प्लीज, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। बेटा इज दिस क्लियर? रायन, पार्थ, पवित्र, अमनजोत बेटा क्लियर है? अशनोर, इंद्रजोत बेटा, दिव्या? Yes, sir. ओके गुड। बेटा डोंट गेट अनॉयड अगर मैं बार बार नाम लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए कि आपको समझ आया है या नहीं, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है ये आगे जाके अगर ये चीजें क्लियर ना हो तो बहुत मुश्किल आती है, ठीक है? Yes, खुशी बेटा sir. क्लियर हुआ? खुशी इज दिस क्लियर? अक्षत, अरमान बेटा, Yes. दिव्यांश क्लियर है बेटा? कमलप्रीत, यस सर। सार्थक, तनिष? हाँ जी बेटा यस। सर हमने इसकी सेकंड पार्ट के फिर 3 सॉल्यूशंस बनाए अलग अलग। नहीं ये तो मैंने नहीं, बिल्कुल भी बड़ा अच्छा आपने पूछ लिया। 3 तो मैंने ऑप्शन दिखाई है कि ये हो सकता है। तो वो सर मतलब कुछ भी 0 और सकता है। 10 के बीच में लाइक कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। यस एक्सीलेंट बेटा, ये नोट कर लेना। यस देखो बेटा ये बहुत अच्छा पॉइंट पार्थ ने बोला है। इसको बोलते हैं हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
इसका मतलब क्या है, मैं ये बता सकता हूं कि कहां से कहां तक हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप क्या बोल सकते थे, सर आंसर 0 से 10 के बीच में आएगा, 0 से कम नहीं हो सकता और 10 से ज्यादा नहीं हो सकता, राइट? यस, 0 10 के बीच में लाया करेगा। ये जो 3 है, ये तो 3 मैंने सोल्यूशन लिख दिए जो मेरे दिमाग में आए, बट अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। अब जरूरी थोड़ी है कि बेटा वो स्ट्रेट लाइन में ही गया हो सकता है वो 5 किलोमीटर ऐसे भागा हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो तो, लेकिन ये पक्का है कि 10 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस तो ऐसे करके 10 ही आएगा। क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, कर दो रेस। Yes, Yes, sir. sir. ओके गुड। ओके, अब हम डेफिनेशंस लिख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी, these are the physical quantities, these are the physical quantities which do not have direction. Example, speed, distance, work, एनर्जी एक्सेट्रा, और भी होती है, तो ये आपको याद रखना है। स्पीड भी स्केलर है, डिस्टेंस, वर्क, एनर्जी, ये सब स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी, these are the physical quantities these are the physical quantities which have magnitude as well as direction. मैंने यहाँ पे लिखा these are the physical quantities which do not have direction, यहाँ पे भी ऐड कर लो बेटा, but only magnitude, इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बेटा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अमाउंट, ठीक है? मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक नंबर बोला जाता है, जैसे मेरा वेट 94 kg है, तो 94 जो है बेटा वो मैग्नीट्यूड हो गया, यानी अमाउंट। डिस्टेंस ऑफ दिल्ली फ्रॉम चंडीगढ़ इज अप्रोक्सीमेटली 250 किलोमीटर, तो 250 क्या हो गया, अमाउंट। तो स्केलर क्वांटिटीज का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी अमाउंट होता है, उनकी डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है? या उनके साथ डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, ये भी बोल सकते हो आप कि वो बिना डायरेक्शन के ही ऐड हो सकती हैं, ठीक है? वेक्टर क्या होते हैं? दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, राइट? मैग्नीट्यूड भी होगा इनका, डायरेक्शन भी होगा। जैसे वेलोसिटी, अब वेलोसिटी को कैसे बोलोगे? माय वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, माय वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, मतलब डायरेक्शन बतानी ही पड़ेगी, तभी वेलोसिटी पूरी कंप्लीट होगी, अदरवाइज कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है? ओके, सो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा, ये भी बहुत होती है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको इतनी पता होनी चाहिए बेटा। इसको नोट कर लो प्लीज। प्लीज नोट दिस डाउन। Done, sir. सबने कर लिया बेटा नोट? Wait, sir. नो सर। ओके, कर लो डन बेटा। सर।
sir, done. ओके गुड। अब देखते हैं बेटा वेक्टर्स को हम शो कैसे करते हैं। वेक्टर्स को बेटा एरो से शो किया जाता है, मतलब लाइक दिस। हम लिखेंगे ए वेक्टर। जब भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखना है तो उसको ऐसे लिखा जाएगा ए वेक्टर, राइट। एंड उसको ग्राफ पे कैसे शो करेंगे, एरो के साथ। ये एरो हो गया। एरो की जो डायरेक्शन है, मतलब जिस तरफ इसका हेड जा रहा है, वो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होगी। एंड इसकी जो लेंथ है, वो लेंथ किसके बराबर होगी, मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, राइट। एरो मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मतलब मान लो फोर्स शो करनी है, ये 10 न्यूटन फोर्स है मान, तो 1 सेंटीमीटर को हम मान लेते हैं सपोज 1 न्यूटन। तो ये 10 सेंटीमीटर की लाइन आप लगाओगे और ये एरो लग जाएगा उसके साथ। एरो क्या शो कर रहा है कि किस तरफ फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। इट कुड बी लाइक दिस आल्सो। ये मीटर वेलोसिटी भी हो सकती है 5 मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे शो किया जाएगा। ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं और ये कुछ भी हो सकती है, मतलब जरूरी नहीं है कि फोर्स ही होगी, वेलोसिटी भी हो सकती है, एक्सेलरेशन भी हो सकती है। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होती है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हमने पिछले टॉपिक में यूज किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब कैसे शो की जाएगी, एरो के साथ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये साइज जो होता है, ये लेंथ जो होती है, ये इस 10 के बराबर होती है। आप 1 सेंटीमीटर को 1 ले सकते हो, आधे सेंटीमीटर को भी 1 ले सकते हो, एंड सो ऑन, ठीक है। और ये आपका मान लो ये कुछ और भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, जैसे 5 मीटर, राइट। तो इट कुड बी एनीथिंग। तो वेक्टर को कैसे शो करना है, हमने लिखेंगे तो ऐसे, जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं। फोर्स वेक्टर इक्वल्स टू 10 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ। फोर्स वेक्टर इक्वल्स टू 10 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ। इसको ऐसे लिखा जाएगा, एफ के ऊपर एरो आएगा। मतलब जब आप फोर्स लिखोगे, अब आप ये नहीं लिखोगे 10 न्यूटन, आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी किस तरफ फोर्स लगी हुई है। वेलोसिटी भी हो सकता है, वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसे भी हो सकता है। तो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे लिखेंगे, उसके ऊपर एरो लगा होगा बेटा, एफ वेक्टर। एफ वेक्टर का मतलब फोर्स वेक्टर, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी मेंशन करनी है किस तरफ है। वेलोसिटी वेक्टर 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और उसको ग्राफ पे या पेपर पे कैसे शो करेंगे, इस तरीके से शो करेंगे। बेटा इज दिस क्लियर? Yes, sir. हाँ जी बेटा। सर ए वेक्टर का क्या मतलब है? मैंने आपको दिखाया कि ये शो, ए वेक्टर का कुछ मतलब नहीं है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे लिखा जाएगा। मैंने एक सिंबल ले लिया ना, जैसे फोर्स है, फोर्स को आप एफ वेक्टर लिखोगे, 10 न्यूटन टुवर्ड साउथ। बी वेक्टर यानी कि वेलोसिटी वेक्टर 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स। ए वेक्टर कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट मान लो इसको आप, ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ए तो सिंबल है ना बेटा, सिंपल। तो वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे शो किया जाता है बेटा। आराम आराम से सीखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप पहली बार कर रहे हो ऐसी कोई चीज, तो इसको अच्छे से समझना है। और किसी को कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज पूछना है, नोट कर लो बेटा इसको। बेटा इज दिस क्लियर? अक्षत, सार्थक, दिव्यांश, पार्थ, रायन, Yes, sir. Yes, sir. तनिष बेटा, Yes, sir. ओके नोट कर लो बेटा इसको।
अमनजोत बेटा क्लियर है? Yes, sir. और बेटा यहाँ से आपको ये आइडिया नहीं निकालना है। कई बच्चे कहते हैं सर अगर डायरेक्शन ऊपर होगी क्या एरो ऊपर लगेगा? नहीं, ये तो सिर्फ एक नोटेशन है, लिखने का तरीका है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर कोई ऐसे लिखता है एफ वेक्टर इक्वल्स टू 20 न्यूटन, अब ये गलत है। उसने क्या एरर किया बेटा? लेफ्ट साइड में क्या है? एरो लगा हुआ है, यानी कि एफ वेक्टर, तो आपको राइट साइड में उसकी डायरेक्शन बतानी ही थी, राइट? एफ वेक्टर लिख दिया ना, तो अगर एफ वेक्टर को आप 20 न्यूटन के इक्वल कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट राइट। हाँ सुनना मेरी बात ध्यान से, ये करेक्ट है, एफ इक्वल्स टू 20 न्यूटन, यानी कि यू आर ओनली रेफरिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। आप फोर्स के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, तब ये ठीक है। और यस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ वेक्टर बार, राइट? अगर एक वेक्टर को बार में डाल दिया यानी कि वी आर रेफरिंग टू इट्स मैग्नीट्यूड, हम इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो वेलोसिटी वेक्टर, जब इधर वेक्टर आ गया बेटा इधर डायरेक्शन आनी ही चाहिए, यानी कि डायरेक्शन के साथ लिखना है। लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैग्नीट्यूड बताना है सिर्फ ये, इसका मतलब क्या है? मैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहा हूं, वो है 2 मीटर पर सेकंड। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस जब मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा बेटा वो ऐसे लिखा जाएगा, इसमें नोटेशन ही समझने में थोड़ा टाइम लगता है, आपको अपने ये अब्सॉर्ब करना है। जैसे जब आपको पहली बार अंडर रूट सिखाया गया तो आपको थोड़ा टाइम लगा होगा इसको एडजस्ट करने में कि इसका मतलब क्या है। तो ऐसे ही बेटा ये सिंबल्स हैं जो आपको याद करने हैं। अगर ऊपर एरो लगा हुआ है इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर एरो लगा है यानी कि आपको डायरेक्शन के साथ इसकी वैल्यू देनी है राइट साइड में। F vector equals to 10 न्यूटन towards south, करेक्ट। लेकिन कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका अकेला मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, मतलब आप बता सकते हो कि फोर्स है भाई 10 न्यूटन, तो उसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा F वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 20 न्यूटन। जैसे मैंने इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा, F वेक्टर इज 20 न्यूटन, या तो ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ये भी लिखा जा सकता है, मतलब आप एरो मत लिखो, लेकिन ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ आप क्या दे रहे हो? आप सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हो। एफ वेक्टर, अगर इसको बार्स के बीच में लिख दिया, इसको मॉडुलस भी बोल देते हैं, मॉडुलस या फिर मैग्नीट्यूड। तो एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 20 न्यूटन। बेटा नोट कर लिया? Yes, sir. ओके गुड। दिव्यांश बेटा क्लियर है? अक्षय, सार्थक, पवित्र, Yes, sir. कर दो रेस? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। अब है बेटा लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा स्केलर एडिशन आपको आता है करना। स्केलर एडिशन मतलब 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर इक्वल्स टू 20 किलोमीटर, ये आपको आता है। लेकिन आज हम वेक्टर एडिशन करना सीखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 10 न्यूटन और 10 न्यूटन फोर्स लगती है तो उसका आंसर कितना आएगा वो एंगल पे डिपेंड करता है। अगर तो सेम डायरेक्शन में है, मैं फिर से आपको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, दो फोर्सेस हैं 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, तो इसका आंसर कितना आएगा? 20 न्यूटन। If the forces are acting in the same direction, you can simply add them, right? Now, if the forces are acting in the opposite direction, 10 Newton and 10 Newton, then the answer will be 0. But देखो बेटा, कुछ वेक्टर हमारे दिमाग में भी है, देखो हमें भी पता है या इसका आंसर 0 आएगा। सर ये तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ कोई भी बच्चा ऐड नहीं करेगा, सब बच्चे 0 देंगे आंसर इसका, क्योंकि आपके अंदर ये बेटा थोड़ा वेक्टर पहले से होता है, बस उसको थोड़ा और डेवलप करना है। यहाँ पे आपको पता है 20, बट हमारी प्रॉब्लम कहाँ आके आ जाती है? प्रॉब्लम इज व्हाट इफ द फोर्सेस आर लाइक दिस। अगर 10 न्यूटन और 10 न्यूटन ऐसे हो, सपोज 60 डिग्री के एंगल पे,
तब हम क्या करेंगे, अब इसको निकालना हमने सीखना है बेटा। आज का दिन हमारा इस पे ही जाएगा, हाउ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। इसको हम बोलते हैं नेट इफेक्ट जो है। जैसे इस केस में नेट फोर्स कितनी है बेटा, 20 न्यूटन। इस केस में नेट फोर्स कितनी है, 20 न्यूटन। अब नेट फोर्स तो एक हो गया आपका जनरल वर्ड, बट टेक्निकल वर्ड इसके लिए होता है बेटा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ऑफ 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन is 20 Newton in the first case, and resultant of 10 Newton and 10 Newton is 0 in the second case. इस केस में रिजल्टेंट जो है बेटा वो 0 है। इस केस में कितना है सर, वो नहीं आता, वो नहीं निकल सकता। अब हमारा एम ये है, इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए एक बेटा साइंटिस्ट ने मेथड निकाला, सुनना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। उसका भी आपको कुछ कुछ आइडिया है। देखो सपोज, ध्यान से देखना बेटा, सपोज एक ये बोट है, इसको ड्रॉ नहीं करना, ये सिर्फ समझाने के लिए बोल। सपोज बेटा एक ये बोट है, ये बोट का इंजन बंद हो गया। ये बोट हम टॉप से देख रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर में बैठे हो, नीचे बोट आपको दिखाई दे रही है। इसका इंजन जो है स्टॉल हो गया, बंद होने को बेटा स्टॉल बोलते हैं, याद रखना। तो इसका इंजन बंद हो गया, ओके। तो क्या करते हैं, इसको मैंने दो बोट्स लगा दी, इसको मैंने दो बोट्स ज्वाइन कर दी छोटी वाली, और ये इसको पुल कर रही है। अच्छा बेटा ये बोट किधर जाएगी, ये वाली, ये बोट किस तरफ चलेगी, सीधी डायरेक्शन, स्ट्रेट। सीधा जाएगी। ऐसे जाएगी ना बेटा, ऐसे इसकी तरफ जाएगी या इसकी तरफ जाएगी या बीच में जाएगी कहीं? सीधी जाएगी। जो मैंने एरो बनाया है उधर ही जाएगी ना बेटा, यस सर। राइट। तो अब देखो थोड़ा, इसी को हम वेक्टर एडिशन बोलते हैं बेटा। यानी कि ये एफर्ट और ये एफर्ट, ये वाला एफर्ट दे रहा है, यानी कि नेट एफर्ट इस तरफ आ गया। हमने इसको यूज करके आगे निकालना है। अब थोड़ा देखना ध्यान से, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ का नाम क्या है बेटा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, आराम से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी 12th के एंड तक आपको यूज होना है। आज नहीं, ये नहीं कि आज किया और आज खत्म, बस नहीं, ये +2 के एंड तक यूज होगा, लास्ट चैप्टर तक। तो इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी। अब लॉ क्या कहता है, सुनना ध्यान से। लॉ कहता है कि अगर एक वेक्टर ये है पी वेक्टर और ये है क्यू वेक्टर, ये पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है, राइट। आप इनको फोर्सेस भी मान सकते हो, एक फोर्स इधर लगी हुई है और एक फोर्स इधर लगी हुई है। लेकिन ये लॉ किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए ट्रू है, मतलब वेलोसिटी के लिए भी, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी, सब सारे के सारे वेक्टर्स इससे ही उनका रिजल्टेंट निकलेगा। ये पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है, राइट, ओके। अब जो लॉ कहता है, अभी हमने थोड़ा सा उसका आइडिया लिया था, मैंने आपको दिखाया था कि अगर बोट को एक इधर पुल करे और एक इधर पुल करे तो बोट बीच में कहीं पे जाएगी। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, अगर एक ये वेक्टर है पी वेक्टर और एक ये दूसरा वेक्टर है क्यू वेक्टर, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, आपको करना क्या है, इस पी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींचो और एक क्यू वेक्टर के पैरेलल लाइन खींचो, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये शेप कौन सी बन गई, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। व्हेन ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये इसके पैरेलल हो गया बेटा और ये इसके पैरेलल हो गया, तो ये आपका पैरेललोग्राम बन गया। अब जो ये लॉ कहता है वो कहता है कि ये जो आया है डायगोनल, ये डायगोनल इन दोनों का रिजल्टेंट है। ये जो डायगोनल आएगा, ये डायगोनल इन दोनों का, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। यानी कि सुनना बेटा ध्यान से, दिस डायगोनल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ दीस टू। अब इस डायगोनल की लेंथ मेजर कर देनी है आपने। सर वो कैसे मेजर करेंगे, सुनना बेटा ध्यान से। ये हो गया आपका रिजल्टेंट आर वेक्टर, राइट। पी और क्यू के बीच में एंगल थीटा है, जैसे अभी मैंने दिखाया था, दो फोर्सेस के बीच में कितना एंगल था, थीटा। ठीक है, सुनना ध्यान से।
अब मुझे इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ये वाली जो लेंथ है वो मुझे फाइंड करनी है। सुनना बेटा ध्यान से, ओ इस पॉइंट को ओ ले लिया, ए बी सी। अब यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने, आई एक्सटेंडेड दिस पी वेक्टर, इस लेंथ को मैंने एक्सटेंड कर दिया और इस पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। बेटा ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये इसके पैरेलल है। यस सर। दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, ठीक है। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब सुनना बेटा ध्यान से, ये पी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है पी, राइट, इसके मैग्नीट्यूड को हम पी से लिख देते हैं। ये क्यू वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है क्यू, राइट। अब ये मुझे ओबी लेंथ फाइंड करनी है। अब सुनना बेटा ध्यान से, इसकी स्टेटमेंट बाद में लिखते हैं, पहले समझना, ठीक है, उसके बाद मैं डिक्टेट कराऊंगा। इसको नोट मत करो अभी, सिर्फ समझने पे ध्यान। अच्छा बेटा, ट्रायंगल ए बी ई, कौन बताएगा व्हाट इज साइन थीटा? ट्रायंगल ए बी ई में बेटा साइन थीटा कितना होगा? BE upon AB। वेरी गुड, बीई अपॉन ए बी। बेटा ए बी क्या क्यू के इक्वल है? यस सर। ए बी क्योंकि बेटा पैरेललोग्राम है, तो ए बी लेंथ ओसी लेंथ के बराबर है, और ओसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यू वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं क्यू। तो यहां से बीई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? क्यू साइन थीटा। ये क्लियर हो गया बेटा? यस यस सर। सर। ओके। अच्छा, कॉस थीटा कितना होगा बताओ इसी ट्रायंगल में? ट्रायंगल AE upon AB। AE upon AB। वेरी गुड, AE अपॉन AB, एक्सीलेंट। तो cos थीटा बेटा कितना आ गया? अब यहां से AE की वैल्यू कितनी आ गई? Q cos थीटा आ गई बेटा, यस क्योंकि सर। AB यस सर। AE की वैल्यू Q cos थीटा। अभी आप, हाँ जी बेटा, कोई सर हम डाउट? AE और EB निकाल क्यों रहे हैं? वेरी गुड बेटा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने आपको बोला ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको समझने में, अभी आपको पता लग जाएगा। अच्छा, ट्रायंगल OBE, ट्रायंगल OBE लिख सकता हूं, OB स्क्वायर इक्वल्स टू OE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। यस सर। यस सर। पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम। OB क्या है बेटा? R, तो R स्क्वायर इक्वल्स टू OE, OE को लिख सकते हैं बेटा OA प्लस AE। यस सर। राइट, OE कैन बी रिटन एज OA प्लस AE, ठीक है। सुनना ध्यान से, R स्क्वायर इक्वल्स टू OA कितना है P, और AE हमने अभी निकाला था Q cos थीटा, और BE कितना है Q sin थीटा स्क्वायर। अब सुनना बेटा ध्यान से, अब इसको एक्सपेंड करते हैं, R स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। बेटा क्लियर है? यस सर। मैंने आइडेंटिटी यूज कर दी, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा बेटा, इसमें से मैं Q स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बच जाएगा? Q स्क्वायर बच जाएगा। वेरी गुड, Q स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि एक स्टेप और लिख लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बेटा क्या होता है? 1। तो मैं ऊपर रिजल्ट R की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर द रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। बेटा ये देखो, ये आपका रिजल्टेंट आ गया, यानी कि देखो, इट इज सच ए बिग डे इन योर लाइफ। अभी मैंने आपको बोला था आप ये भी कर पा रहे थे 10 + 10 20, आप ये भी कर पा रहे थे 10 + 10 0, या 10 - 10 बोलना चाहो तो, यानी कि अगर फोर्सेस ऐसे हैं तो 0, ऐसे हैं तो 20। लेकिन फंस कहां गए थे हम? यहाँ पे। अगर 10 और 10 60 पे आ जाए तो क्या होगा? सर उसके लिए कोई हमारे पास टूल नहीं है, लेकिन ये देखो टूल बन गया।
अब आपके पास अगर 10 और 10 60 पे भी होंगी तो आपके पास फॉर्मूला आ गया। ये रिजल्टेंट क्या बता रहा है, अगर दो वेक्टर्स थीटा एंगल पे हों, अगर दो वेक्टर्स थीटा एंगल पे हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा अंडर द रूट। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। बेटा Yes, पता लगा sir. क्यों निकाला है? यस सर। मतलब ये पता लगा फॉर्मूला क्यों है लिया ये। था? इसी से ही मेरे को आर चाहिए था। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। अब पहले इसको नोट नहीं करना, पहले मैं स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, उसके बाद इसको लिखना है। स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है। लॉ क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स को कंप्लीट करके आप पैरेललोग्राम बनाते हो तो जो डायगोनल होगा, जो उन दो वेक्टर के कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है, डायगोनल तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये रिजल्टेंट नहीं है बेटा। रिजल्टेंट वही है जो दोनों वेक्टर्स के कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है। तो वो जो डायगोनल है वो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। तो अब मुझे बेसिकली आर निकालना था। लॉ तो मुझे बना के दे दिया उन्होंने, राइट? तो मुझे इसकी लेंथ निकालनी थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको एक्सटेंड कर दिया, ये थीटा और ये थीटा कभी कॉरेस्पॉन्डिंग हो गई। फिर इस ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल ए बी ई में मैंने साइन थीटा निकाला और कॉस थीटा निकाला। बेसिकली मैंने ये लेंथ निकाल ली बेटा, ए ई एंड बी ई, क्योंकि मुझे ये बड़ी ट्राइंगल यूज करनी थी। तो बड़ी ट्राइंगल में क्या है, आर स्क्वायर। मैंने आपको बताया हमारा एम ही क्या था, आर को फाइंड करना। मेरे को प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, मैं ये भी कर पा रहा था 10 10 20, देखो बेटा कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। 10 और 10 0 भी कर पा रहा था, मैं यहाँ पे आगे फंस जाता। 10 और 10 अगर 30 के एंगल पे हो या 60 के एंगल पे हो, देन आई डिड नॉट हैव एनी टूल। बट अब मेरे पास एक बहुत अच्छा टूल आ गया। अब बेटा 10 और 10 का आंसर यहां से आ जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 10 10 cos 30। तो वहां से आंसर आ जाएगा आपके पास नेट फोर्स कितनी होगी, यानी कि रिजल्टेंट कितना होगा। तो बेटा अब इसकी स्टेटमेंट पहले लिखो, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। कोई भी पॉइंट होगा आप पूछ सकते। स्टेटमेंट लिखो बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, if two vectors are represented by, if two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, are represented by two adjacent sides of a parallelogram, जैसे OA vector and OC vector, are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal passing through the common point, then the diagonal passing through the common point gives the resultant. Diagonal passing through the common point gives the resultant. ये बेटा पैरेललोग्राम लॉ की स्टेटमेंट है और ये आपके स्कूल में पक्का आएगा बेटा। ये डेरिवेशन स्कूल एग्जाम मतलब एकेडमिक्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन प्लस ये आपका स्टेटमेंट जो मैंने आपको लिखवाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको नोट कर लो बेटा, और किसी के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है प्लीज पूछ लो। रायन बेटा क्लियर है बात? हाँ जी। कॉमन पॉइंट गिव्स द, आगे क्या था? गिव्स द रिजल्टेंट। कॉमन पॉइंट गिव्स द रिजल्टेंट। जो डायगोनल कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है वो रिजल्टेंट होता है। बेटा रायन क्लियर है? अक्षत, अमनजोत बेटा, अरमान, यस सर। दिव्यांग क्लियर है बेटा? यस सर। कमलप्रीत बेटा, खुशी, यस सर। पार्थ, सार्थक बेटा, Yes, sir. तनिष बेटा, हु हैज जॉइंड बाय रेडमी? सर क्लियर। हाँ जी बेटा, सर क्लियर।
नाम समझ नहीं आया बेटा, किसने ज्वाइन किया है? ओके बेटा, नोट कर लो बेटा इसको। इंद्रजोत बेटा क्लियर है? यस सर। सर हर एंगल के लिए ये एक ही फॉर्मूला है? हाँ जी बेटा, रिजल्टेंट निकालने के लिए हाँ बेटा ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, नोट हो गया? नो सर। ओके, नोट कर लो बेटा, Yes, sir. एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। Sir, done. डन? ओके, तो बेटा अब आपको समझ आया हमने बेसिकली किस चीज के लिए डिराइव किया। मैंने आपको बोला कि अगर दो फोर्सेस या कोई भी वेक्टर हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है बेटा, वेलोसिटीज भी हो सकती है, हम करेंगे आगे। तो अगर दो वेक्टर्स एंगल पे हो तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा, ठीक है। 0 और 180 के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं पड़नी थी, वो वैसे ही आपने इसका आंसर कर दिया। प्रॉब्लम आई जब वेक्टर्स किसी और एंगल पे आ गए, 30, 45, 60, 90 एनीथिंग, तो उस केस में आपको कैसे करना है, ठीक है। आप सुना मेरी बात। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया बेटा। P क्या है? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। Q क्या है? सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। थीटा क्या है? सर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल, जो दो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल थीटा है। तो रिजल्टेंट इस फॉर्मूले से आ जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज बेटे, जो रिजल्टेंट आया है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। रिजल्टेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि रिजल्टेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका एंगल आपको उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो उसकी तो सर डायरेक्शन हमने कैसे बताएं? आर में वो क्यों नहीं लगाया ऊपर सर एरो, सिर्फ आर के लिए? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है बेटा, ये वेक्टर नहीं है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। बहुत अच्छा ओके। पॉइंट है। ये आर का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये आर का सिर्फ मैग्नीट्यूड है बेटा, अमाउंट है, इसमें कहीं डायरेक्शन नहीं है। अभी आप बेटा क्वेश्चन समझो, उसके बाद आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अभी जो वेक्टर आया है इसकी भी तो डायरेक्शन होनी चाहिए, तो आपको इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है, सपोज दिस एंगल इज अल्फा, ये वाला, राइट। अब सुनना ध्यान से, tan अल्फा इक्वल्स टू, बेटा इस ट्रायंगल में tan अल्फा कितना हो जाएगा? BE अपॉन OE। tan अल्फा इक्वल्स टू BE कितना है बेटा? BE हमने निकाला था Q sin थीटा अपॉन OE P प्लस Q cos थीटा। सुना बेटा ध्यान से। अब हमारे पास वेक्टर का एंगल निकालने का फॉर्मूला भी आ गया, वेक्टर का एंगल निकालने का फॉर्मूला भी हमारे पास आ गया है। यानी कि ये जो रिजल्टेंट आया है ये कितने एंगल पे होगा, ये रिजल्टेंट जो आया है वो कितने एंगल पे होने वाला है। जस्ट ए सेकंड में,
यस बेटा, क्लियर हो गया? यस सर। बेटा सर क्लियर है सबको? सर जो हमने पहले फॉर्मूला निकाला उससे हमें ओबी की लेंथ पता लग रही है। यस बेटा, वेरी गुड अश्नूर। ये जो फॉर्मूला है इससे आपके पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, और इससे क्या आएगा, इससे एंगल आएगा कि जो रिजल्टेंट है वो कितने एंगल पे होने वाला है। सुनो बेटा, आप थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। बेटा ये नोट कर लिया फॉर्मूला? नो सर, 2 मिनट्स। सर मुझे दोबारा समझाते हैं सर। एक्सक्यूज मी सर। मैंने ट्राइंगल ओ बी ई लिया, ट्राइंगल ओ बी ई, उसमें tan अल्फा बीई परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बीई अपॉन ओई, और बीई हमने निकाला हुआ बेटा कितना था, क्यू साइन थीटा, तो क्यू साइन थीटा। ओई कितना हो जाएगा, ओए प्लस एई, ओए कितना है पी, तो पी प्लस क्यू, ए हमने निकाला हुआ बेटा क्यू कॉस थीटा, तो ये पुट कर दिया। ये एंगल क्या है, जो रिजल्टेंट पी वेक्टर के साथ बनाएगा, ये भी लिखना है, अल्फा इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर बाय द रिजल्टेंट विद पी वेक्टर। अल्फा क्या है, अल्फा एंगल है बेटा जो रिजल्टेंट पी वेक्टर के साथ बना रहा है। अल्फा जो है वो एंगल है जो रिजल्टेंट पी वेक्टर के साथ बना रहा है। अभी इसको यूज करते हैं, उससे आपको क्लियर होगा बेटा, प्लीज नोट कर लो इसको। नोट हो गया बेटा सबका? दिव्यांश, दिव्यम, यस सर। सार्थक नोट है? हो गया सर, नोट। यस अमनजोत बेटा ओके। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। बेटा अब हमने दो फॉर्मूले निकाल लिए हैं। एक तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और tan अल्फा इक्वल्स टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। अल्फा इज एंगल विद p वेक्टर। बेटा आप थोड़ा सा समझो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैंने आपको एक केस बताया था कि एक ये शिप है, ये आपकी एक बोट है, ये बोट जो है बंद हो गई है, इसका इंजन बंद हो गया। सुनना बेटा ध्यान से। अब इसको मैं क्या करता हूं, दो बोट से पुल करता हूं। बेटा अब ये क्या करेगा, अगर ये दोनों बोट्स की कैपेसिटी सेम है, मतलब पावर सेम है, तो ये बिल्कुल बीच में जाएगा, ऐसे ही होगा, तो बिल्कुल बीच से जाएगा। यस सर। मान लेते हैं अगर इधर मैं बड़ी बोट लगा दूं, अब क्या ये आपको लगता है ये बिल्कुल बीच से जाएगा? नो सर। अब इसका पुल ज्यादा हो गया ना, तो इसका पुल ज्यादा हो गया तो ये थोड़ा सा इसकी तरफ जाएगा ज्यादा, इसका इफेक्ट भी रहेगा, लेकिन इसका इफेक्ट क्योंकि ज्यादा है तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि थोड़ा सा इसकी तरफ मुड़ेगा। यस सर। राइट? यस सर। अब सुनना बेटा ध्यान, हाँ जी बेटा, अगर ये बोट इससे ज्यादा पावरफुल हुई, क्या ये एंगल बाइसेक्टर पे जाएगा? यस सर। नो। नहीं जाएगा बेटा। अगर ये दोनों इक्वल पावर की हुई तभी इनके मिडिल में जाएगा ये, अदरवाइज क्या होगा, जो बड़ी बोट है उसकी तरफ बेंड हो जाएगा। नहीं, बेटा ये समझ आ रहा है जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। तो आपने ये, अगर ये दोनों इक्वल पावर की होती तो ये बिल्कुल इनके मिडिल में चलता है। अब इसको इससे ले लो, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर इधर मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया और इधर 9 लगाया,
तो किधर जाएगा बेटा? सर 10 वाले की तरफ। राइट वाली तरफ जाएगा ना, क्योंकि 10 9 से ज्यादा है। तो आप इसी को इससे कंपेयर करो, अगर इसकी पावर ज्यादा है तो ये इसको अपनी तरफ पुल कर लेगा, यानी कि इस तरफ जाएगा। क्लियर? यस सर। राइट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हम बोले थोड़ा सा इधर जाएगा, लेकिन मैं पूछूंगी एंगल निकालो, कितने एंगल पे जाएगा, उसके लिए ये फॉर्मूला है। हम ये तो बता सकते हैं कि थोड़ा सा इधर जाएगा, लेकिन कितने एंगल पे जाएगा वो नहीं बता सकते, वो इस एंगल के फॉर्मूला से आएगा। ठीक है, ओके लेट अस सी। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, उससे समझ आ जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझ। Two forces of 10 Newton each are acting at an angle of 60 degree. Find the resultant. रिजल्टेंट फाइंड करना बेटा। अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो फोर्सेस हैं, 10 न्यूटन ईच है, यानी कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। बेटा हम अगली दो क्लासेस में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये तो कितनी चीजें होगी, आर हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, थीटा हो गया, ये चार चीजें होंगी बेटा। इन चारों में से आपको 3 की वैल्यू दी जाएगी और 4th आपसे पूछा जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, टू फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन ईच, यानी कि आपने इन्होंने P की वैल्यू दे दी 10 न्यूटन, Q की वैल्यू भी दे दी 10 न्यूटन। P क्या है बेटा, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कितना दिया है 10 न्यूटन। Q क्या है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कितना दिया है 10 न्यूटन। थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, कितना दे दिया बेटा 60 डिग्री। और आपसे पूछा क्या है, R, रिजल्टेंट कितना है ये फाइंड करो। तो बेटा फॉर्मूला लगा दो, R इक्वल्स टू अंडर द रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। राइट, तो कितना बन गया, अंडर द रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू cos 60 कितना होता है बेटा, 1/2 1/2 1/2 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बन गया 100 प्लस 100 प्लस 100, यानी कि रूट 300, यानी कि 10 रूट 3 आ गया, यानी अप्रोक्सीमेटली 17 न्यूटन। रूट 3 होता है 1.73, ठीक है, तो 17.3 आंसर आ गया। मैंने अप्रोक्सीमेटली 17 लिख दिया। इसका मतलब क्या है, देखो बेटा ध्यान से, जहां हम फंस गए थे, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे दो फोर्सेस लगी 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। देखो बेटा ध्यान से, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन फोर्सेस लगी, समझो ध्यान से। अब रिजल्टेंट कितना आया है 17, अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 10 रूट 3, राइट। तो 10 और 10 का रिजल्टेंट कितना होगा बेटा 17 न्यूटन। इज दिस क्लियर? Yes, sir. राइट। अब एंगल निकालते हैं, अल्फा। सपोज ये बताना है कि रिजल्टेंट कितने एंगल पे होगा, ये भी तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर की डायरेक्शन होती है बेटा कुछ, ठीक है। सो लेट अस सी tan अल्फा, tan अल्फा इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, q sin थीटा, Q sin theta plus P 10 upon P into plus sin 60 अपॉन 10 प्लस 10 cos 60, राइट। अब इसको कौन सिंप्लीफाई करके देगा मेरे को, क्या आएगा इसका आंसर, sin 60 हो गया रूट 3/2, तो कितना आ गया बेटा 5 रूट 3 अपॉन 15, राइट। cos 60 हाफ हो गया बेटा, हाफ इंटू 10 5 हो गया, 5 प्लस 10 हो गया 15, यानी कि 5 रूट 3/15। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा, tan अल्फा की वैल्यू आ गई 1/√3, रूट 3/3 आ गया ना, और 3 क्या होता है रूट 3 इंटू रूट 3,
तो tan अल्फा कितना आ गया बेटा 1 tan by root 30 आ गया तो अल्फा कितना आ गया tan 30 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री। देखो बेटा कितना इसने सब कुछ निकाल के दे दिया। अगर 10 न्यूटन और 10 न्यूटन 60 डिग्री के एंगल पे लग रहे हो, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन 60 डिग्री के एंगल पे लग रहे हो फोर्सेस, तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा 17 न्यूटन। एंड वो रिजल्टेंट कितने एंगल पे होगा 30 डिग्री के एंगल पे। और हम सोच ही रहे थे देखो ये दोनों इक्वल हैं तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा एंगल बाइसेक्टर पे। बट ये हमेशा नहीं होगा बेटा, ये भी याद रखना है, दिस विल नॉट बी ऑलवेज ट्रू। बेटा समझ आया कैसे यूज करना है? यस सर। बेटा क्लियर है? अर्शनूर, अमनजोत, यस सर। अक्षत बेटा, दिव्यांश, खुशी, यस सर तनिष्क, क्लियर। सार्थक, कमलप्रीत, यस सर। यस सर। नोट कर लो बेटा इसको। बेटा कल हम इसी को आगे इलेबोरेट करेंगे, ठीक है? यही हमने समझना है। बस आप आज का लेक्चर दोबारा जरूर देखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है। वेक्टर समझना जरूरी भी है सबसे, क्योंकि फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटीज के साथ अलग से डील करना पड़ता है, उसके रूल अलग होंगे बेटा, और स्केलर के रूल अलग होंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नोट कर लो बेटा, ये चीज समझनी है। कल हम पहले डिस्कशन करेंगे 10 मिनट की, हमने क्या सीखा था और ये इसको अप्लाई कैसे करना है वो सीखना। सर हाँ जी बेटा। सर tan वाला सिखा दो, tan अल्फा। बेटा फॉर्मूला ही है ना, tan अल्फा इक्वल्स टू q sin थीटा। मैंने वैल्यूज पुट करी है सर। q कितना है 10, थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। थीटा क्या होता है p वेक्टर और q वेक्टर के बीच का एंगल। तो 10 sin 60 अपॉन 10 प्लस 10 cos 60। फिर मैंने वैल्यूज पुट करके सिंपल कैलकुलेशन करी है, तो tan अल्फा 1/√3 आ गया बेटा, और अल्फा आ गया 30 डिग्री। ये कैलकुलेशन क्लियर होगी या नहीं? इसमें प्रॉब्लम है? यस सर। बेटा ऊपर तो 10 इंटू साइन 60, 10 इंटू √3/2, तो 5√3 बन गया ऊपर। यस सर। अब नीचे क्या है 10 प्लस 10 इंटू cos 60, cos 60 होता है बेटा हाफ, 2 5 है, तो 10 प्लस 5 15 बन गया। यस सर। तो 5√3/15, तो 5 3 is 15। अब √3/3, और 3 कितना होता है बेटा √3 इंटू √3। क्लियर? यस सर। तो एक √3 कैंसिल हो गया बेटा, तो 1/√3 बन गया। तो tan अल्फा अगर 1/√3 हो, आपको पता है अगर tan थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है तो थीटा कितना होता है 30 डिग्री। ओके सर। क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। Yes, ओके sir. आज हम ओके बेटा आज हम इतना ही करेंगे, कल हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे बेटा। ये लेक्चर सबने देखना है दोबारा से, मैं अभी अपलोड कर दूंगा, और ये वेक्टर बहुत अच्छे से समझना है। आज इसको अच्छे से एनालाइज करना, कल हम इसी फॉर्मूले पे काम करेंगे, बस ये दो फॉर्मूला रादर यही सबसे ज्यादा यूज होगा, तो आपको इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? ओके ओके सर, तो थैंक यू सर। प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम। बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। थैंक यू Thank you. सर।